दिल्ली में आज सरेआम आफ्ताब का मर्डर हो जाता। खुद को हिंदू सेना के कार्यकर्ता बताने वाले 10 लोगों ने 5 तलवारें खरीदी, 5 मयाने लेकर आए, एक हथौड़ा भी साथ में लिया और आफ्ताब को जान से मारने के लिए रोहिणी में उस जगह पहुंच गए जहां उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा था। इन हमलावरों में आफ्ताब को ले जा रही पुलिस वैन पर हमला करने की कोशिश की। यह ऐलान कर रहे थे कि आफ्ताब के 70 टुकड़े कर देंगे। पुलिस ने देखकर हरकत में एकदम आई। पुलिस वालों ने तुरंत अपने हथियार, अपनी पिस्तौल निकाली और आफ्ताब को बचाने के लिए एक्शन लिया। इन हमलावरों ने पुलिस के साथ हाथापाई करने की कोशिश की और आफ्ताब तक पहुंचने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस पिस्तौल तानकर इन्हें खदेड़ती नजर आई। पुलिस अगर मुस्तैद न होती तो शायद आज आफ्ताब का कत्ल भी हो जाता। वही आफ्ताब जिसने श्रद्धा को मारकर उसके शरीर के 35 टुकड़े किए, उसके बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रखे रहा, फिर जंगलों में जाकर फेंका। खुद को हिंदू सेना का सिपाही बताने वाले इन हमलावरों के सर पर खून सवार था। ये बार बार कह रहे थे कि हिंदू बेटी के साथ ऐसी हरकत करने वाले आफ्ताब को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनका बस चलेगा तो आगे भी ये लोग उस पर हमले करेंगे, गोली मारकर उसकी हत्या करेंगे। पुलिस ने इन सारे हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आज फुर्ती दिखाई, जिस वजह से श्रद्धा का हत्यारा आफ्ताब बाल बाल बचा। आफ्ताब की जेल वैन पर तलवार से हमला। पुलिसकर्मी बाहर निकले, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 तलवारबाजों ने वैन को घेर लिया। 10 हमलावर थे जो 5 तलवारें और हथौड़े लेकर आए थे। सारे हमलावर जेल वैन पर लगातार तलवारों से अटैक करने लगे। हम बंदूकें भी लाएंगे, राइफल भी लाएंगे। अगर किसी बहन बेटी पे कोई हाथ उठाएगा, आप भी हमारी बहन है, हर माता बहन पे कोई हाथ उठाएगा हम मार देंगे। हाँ लेंगे, हम जेल काटेंगे। आफ्ताब की जेल वैन पर हमला तब हुआ जब पुलिस आफ्ताब को रोहिणी की एफएसएल लैब से लेकर निकल रही थी। इसी जेल वैन में आफ्ताब बैठा हुआ था। तिहाड़ जेल से जांच पड़ताल के लिए पुलिस आफ्ताब को रोहिणी की एफएसएल दफ्तर लेकर आई थी। अचानक 10 लोगों ने तलवार और हथौड़ा लेकर वैन को घेर लिया। वैन पर अटैक करने लगे, नारे लगाने लगे। पुलिस को बीच बचाव के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। जिन लोगों ने वैन पर अटैक किया वो खुद को हिंदू सेना के कार्यकर्ता बता रहे हैं। तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से हैं। कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए हैं। ठीक है, कुलदीप ठाकुर स्टेट प्रेसिडेंट। कौन संगठन से है जी? आपको किसी का डर नहीं है? डर, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे? मैडम आप भी किसी की बहन बेटी, हमारी बहन हो। अगली बार इसको गोलियों से काट देंगे। पुलिस आफ्ताब को किसी तरह से बचाकर ले जाने में कामयाब हुई। ये देखिए, कुछ तलवारों से जो है आफ्ताब की गाड़ियों पर हमला हुआ है। ये कुछ गाड़ियों पर हमला हुआ है। जेल वैन पर कुछ लोग पहुंचे थे। कहां से ये मारे? देश की कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, मारेंगे इसको महाराज में। अरे कल कहां से लेके आया तलवार? 2 बेटियों के बाप हम भी है। तलवार हम खरीद के लिए गुरुद्वार से। कौन लोग हैं, किस संगठन से हैं? चलिए, ये चलिए, ये देखिए, आप देखें, इस वक्त आफ्ताब की वैन पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला किया है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये देखिए, तलवार से हमला हुआ है आफ्ताब की जेल वैन पर। कुछ लोग, ये देखिए, ये तस्वीरें जेल वैन की जिसमें लोग जो पुलिसकर्मी बाहर निकले, बंदूक तानिए। कहां से? कहां से? ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने वेपन तक निकाल लिया है। और ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं,
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर है। आपको दिखा रहे आए हो कहां से? गुड़गांव से आए, हिंदू सेना के। हमारी बहन नरेंद्र नाम है, हाँ, इधर जाके। निगम गुजर नाम है। हमारी बहन बेटी का 70 टुकड़ा कर देंगे इसका हम। 35 कराए इसने, हम 70 करेंगे। किस संगठन से हो? हिंदू सेना थे। और नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से मार देंगे इसको। कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए। ठीक है, कुलदीप ठाकुर स्टेट प्रेसिडेंट। हमारी बहन बेटी है तो क्या करेंगे? मैडम, आप भी किसी की बहन बेटी, हमारी बहन हो। अरे तो कानून है इस देश में। अरे सर, कानून है। कानून सजा देगा, इस देश में कानून सजा देगा या तलवार से? सर कानून मार देंगे। सर कानून कुमार, पिंटू कुमार गुड़गांव से। गुड़गांव से पिंटू कुमार। कौन से संगठन? हिंदू। तलवारें कहां से लेके आई है? यहाँ वहाँ पे नहीं मिलती। और अपने आप को किसी हिंदू संगठन से होने की बात कह रहे हैं। आफ्ताब की उस जेल वैन पर हमला किया जिस जेल वैन में आफ्ताब को आज एफएसएल लाया। और 6 तस्वीरों के जरिए आपको ये पूरी खबर हम समझाते हैं। ये 10 हमलावर थे, जैसा इस व्यक्ति ने खुद बताया, और आफ्ताब पर तलवारों से हमला करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। ये हमलावर आफ्ताब के 70 टुकड़े करने की धमकी दे रहे थे। सुरक्षा में लगे पुलिस वालों को आफ्ताब को बचाने के लिए हथियार निकालने पड़े। हमलावर एक गाड़ी से आए थे, कार के अंदर तलवारें रखी हुई थी, और जैसे ही पुलिस की ये वैन जिसमें आफ्ताब बैठा हुआ था वो एफएसएल लैब से बाहर निकली, ये तलवारें निकालकर बाहर आ गए। गाड़ी के अंदर एक बड़ा सा हथौड़ा भी पड़ा हुआ नजर आया, और उसके बाद इन लोगों ने इस जेल वैन पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद जेल वैन में पीछे बैठा पुलिसकर्मी, उसने दरवाजा खोलकर इन लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की। उसने अपनी पिस्तौल इनके ऊपर तानी, लेकिन इन लोगों ने तब भी अपनी तलवारें नहीं छोड़ी। फिर आगे बैठे एक पुलिसकर्मी ने इनके पास पहुंचकर अपनी पिस्तौल हवा में लहराई। उसके बाद एक दो लोगों ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन आगे रेड लाइट पर फिर जब ये पुलिस वैन रुकी तो ये हमलावर पीछे से आए और जेल वैन के ऊपर फिर दरादन प्रहार करने लगे। आखिरकार किसी तरह ये पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभाते हुए आरोपी आफ्ताब को यहां से सुरक्षित बचाकर ले जाने में कामयाब हुए। और उसके बाद इन लोगों ने जो मीडिया से कहा वो अपने आप में काफी डराने वाला। ये कह रहे थे कि हम उसकी हत्या करने आए, हम उसके 70 टुकड़े कर देंगे, अगली बार मिला तो उसे गोली से मार देंगे। ये गुस्से में थे श्रद्धा की हत्या को लेकर, बार बार कह रहे थे हम भी बेटियों के पिता हैं, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह सवाल बार बार वहां मौजूद रिपोर्टर्स ने भी इनसे पूछा कि हक इन्हें किसने दिया कि तलवारें लेकर ऐसे किसी पर हमला करें। बात गुजरात चुनाव की। अब प्रधानमंत्री राजकोट पहुंचने वाले हैं। आज की आखिरी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव से पहले फेज में अब सिर्फ 52 घंटों का वक्त बचा है। राउंड 1 की वोटिंग से पहले यह मोदी की आखिरी चुनावी रैली है। इसके बाद मोदी गुजरात से वापस लौट जाएंगे। लेकिन सौराष्ट्र में मोदी की 4 रैलियों ने कैसे गुजरात का पूरा मूड स्विंग कर दिया, विरोधी खेमे में कैसे हड़कंप मचा, मोदी की एंट्री से गुजरात में बीजेपी के लिए वोट की स्पीड कितनी तेज हुई, सौराष्ट्र की 54 सीटों पर आखिरकार मोदी का इतना फोकस क्यों है, अरविंद केजरीवाल कौन सी चिट्ठी दिखा रहे हैं, इस तमाम सवाल हैं। 10 दिन के बाद तख्ता पलट की कौन सी नई कहानी केजरीवाल ने सुनाई और मोदी सीधे ग्राउंड पर जाकर सौराष्ट्र के वोटर्स को क्या बता रहे हैं, देखिए एक बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक दिन में 4, अब तक 24। सोमवार को मोदी 4 बार पब्लिक के बीच गए, पब्लिक से डायरेक्ट बात की। अब तक प्रधानमंत्री की 24 रैलियां हो चुकी हैं। मगर मोदी ने राउंड 1 से पहले अपनी आखिरी 4 जनसभा के लिए सौराष्ट्र को ही क्यों चुना? दिल्ली में गयो तो पण ये तो तमेज बदा हो। मोदी के आने से बीजेपी की कितनी सीट कितनी स्पीड से बढ़ रही है, कितने वोटर्स मोदी से जुड़ रहे हैं, कितना वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो मोटा मोटा लक्ष्य पर हासिल करता हो। मोदी सूरत की सड़कों पर चलते हैं, गलियों से निकलते हैं, पब्लिक के बीच से गुजरते हैं तो कितना असर पड़ता है।
गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक। लिख के दे देते हैं, लिख के दे देते हैं। 24 घंटे में दो बार एक कागज पर केजरीवाल के नंबर बताने से, सीट गिनाने से बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है। केजरीवाल की तख्ता पलट वाली कहानी सुनाने से क्या वाकई में गुजरात में परिवर्तन होता दिख रहा है? सब कुछ बदलने वाला है। हमारी सरकार आ रही है। 10 दिन और रह गए। 10 दिन के बाद तख्ता पलट रहा है इनका। 10 दिन के बाद तख्ता पलट रहा है इनका। 10 दिन के बाद तख्ता पलट रहा है इनका। गुजरात में राहुल के दूर रहने से, आसपास न फटकने से कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगता दिख रहा है। 2017 में जिस सौराष्ट्र रीजन में कांग्रेस नंबर 1 पर थी, बीजेपी नंबर 2 पर थी, 2022 में उसी सौराष्ट्र रीजन में नंबर 1 बनने के लिए मोदी ने कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई है? इन सारे सवालों के जवाब उन 4 लोकेशंस पर मौजूद हैं जहां से मोदी ने 100% स्ट्राइक की रणनीति के साथ गुजरात का टोन सेट कर दिया है। सारा कैलकुलेशन कर लिया है। साउथ गुजरात कवर हो चुका है। अब मोदी ने सौराष्ट्र की 54 सीटों का भी कोना कोना नाप लिया है। सोमवार को मोदी का पहला लोकेशन भावनगर का पालीतानी था। 2017 में भावनगर से बीजेपी ने 7 में से 6 सीटें जीती थी। दूसरी रैली अंजार में हुई। कच्छ रीजन में पिछली बार 6 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तीसरी रैली जामनगर में हुई, जहां लास्ट टाइम 5 में से 2 सीट बीजेपी को मिली थी। आखिरी रैली राजकोट में हुई। 2017 में बीजेपी को 8 में से 6 सीटें मिली थी। अब की बार मोदी इस रिकॉर्ड को न सिर्फ इंटैक्ट रखना चाहते हैं, बल्कि 100% का स्ट्राइक रेट भी मोदी के दिमाग में फिट हो चुका है। पर सवाल है कि यह कैसे होगा? इसके लिए मोदी ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, उसके 2 अहम पिलर्स हैं, शहरी वोटर और ग्रामीण वोटर। शहरी वोटरों में सीधे सीधे बीजेपी और आप के बीच मुकाबला है, जबकि ग्रामीण वोटर्स में कांग्रेस की पैठ है। मोदी ने एक ऐसी रणनीति बनाई है कि शहरी वोटर सीधे सीधे बीजेपी के साथ जाए, आम आदमी पार्टी को भगाए और ग्रामीण वोटर्स भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाए। पर सवाल यह है कि यह कैसे होगा? इसका जवाब कास्ट कैलकुलेशन में छिपा है। इसे लोकेशन वाइज समझते हैं। पूरे गुजरात में सौराष्ट्र के इलाके में जातिवाद सबसे ज्यादा हावी है। यहां विकास से नहीं, जातिवाद के समीकरण को साधने से ही जीत मिलती है। पिछले चुनाव में भी ऐसा ही रहा है। नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात में सत्ता में रहे, सौराष्ट्र के पूरे इलाके में बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है। इस रीजन के बारे में कहा जाता है कि गुजरात के सौराष्ट्र में जिस दल ने बढ़त बनाई, उसे सत्ता मिलना तय हो जाता है। सौराष्ट्र की कुल आबादी में 30% कोली समुदाय है, जबकि 19% आबादी पाटीदार समुदाय की है। यानी यहां की 50% आबादी इन्हीं 2 जातियों की है। इसलिए सोमवार को मोदी ने शुरुआत वहीं से की, जहां कोली मतदाता हर सीट पर 40 से 50% है। मोदी का पहला स्टॉपेज पालीताना था, जहां से मोदी ने एक हिंट दे दिया है कि किसी भी सीट पर बीजेपी का कमल पीछे नहीं रहना चाहिए। ભાજપની સરકાર તો બનવાની છે, એ અમે નથી બનાવવાના, તમે બનાવવાનું નક્કી જ કરી લીધું છે। એક પણ વિધાનસભા સીટ એવી ના હોય આ વખતે કે જેમાં કમળ પાછળ રહી જાય। આ નિર્ણય કરવા માટે હું આપની પાસે આવ્યો છું। सवाल है कि मोदी को ऐसा क्यों कहना पड़ा? जवाब यह है कि इन इलाकों में कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए फंसी हुई हैं। 17 में नुकसान झेल चुकी बीजेपी इस बार रिस्क नहीं ले सकती। पालीताना में मोदी की रैली का सीधा असर भावनगर की गरियाधार, तलाजा और महुआ सीट के अलावा अमरेली की राजुला, सावरकुंडला और लाठी की सीट पर होगा। इन सीटों पर सबसे ज्यादा कोली वोट हैं। दूसरे नंबर पर पाटीदार वोटर आते हैं। अहीर वोटर भी यहां बड़ी संख्या में हैं। मोदी का अगला स्टॉपेज कच्छ का अंजार है, जहां पुराने नेता और रूपाणी सरकार में मंत्री रहे वसंत भाई अहीर का टिकट बदला गया है। वो नाराज नहीं है, लेकिन मोदी कच्छ के इस लॉयल जिले को हल्के में नहीं लेना चाहते। इसलिए यहां मोदी ने दूसरी चुनावी सभा की। मोदी की इस रैली का असर पूरे जिले की 6 सीटों पर पड़ेगा। यहां अहीर और दलित वोटर्स के अलावा मुस्लिम वोटर्स का प्रभुत्व भी है। इसी तरह जामनगर में भी एक मंत्री का टिकट काटकर रिवाबा जडेजा को टिकट दिया गया है। मोदी ने जामनगर का एक और राउंड लगाकर द्वारका तक के वोटर्स को मैसेज पहुंचा दिया है। नोट करने वाली बात यह है कि द्वारका की खंबालिया सीट से ही आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार चुनावी मैदान में हैं। इन इलाकों में अहीर, पाटीदार, कोली
और सतवारा समाज का वोट काफी मात्रा में है। मोदी ने राउंड 1 से पहले का चुनाव प्रचार राजकोट में खत्म किया। यहां से एक सिंबॉलिक मैसेज दिया, क्योंकि राजकोट पूरे सौराष्ट्र का नर्व सेंटर है। राजकोट में पाटीदार, कोली और दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। सौराष्ट्र में आम आदमी का फोकस भी सबसे ज्यादा रहा है। जातिगत समीकरणों में उसने बीजेपी को मैच करने की भी कोशिश की है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 3 से 5 सीटों पर अच्छा करती दिख रही है। सौराष्ट्र में मोदी का आखिरी दांव आम आदमी पार्टी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही है। बीजेपी चाहती है कि सौराष्ट्र रीजन से आम आदमी पार्टी को एक भी सीट ना आए। આ પ્રકારની વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ વાળા ને અર્બન નક્સલો પાછા આજકાલ તો ગુજરાતમાં પગ પેસાડો કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવી છે ત્યારથી આતંકવાદ, નક્સલવાદ, जीरो टॉलरન્સની નીતિ પર અમે કામ કરી રહ્યા છે। પરંતુ આપ સાથીઓ યાદ રાખજો કે આ લોકો મોકાની તલાશમાં છે। અવસર જો મળી ગયો નથી કે मैदाનમાં ઉતર્યા નથી અને એટલા માટે गुजरातनी जे प्रगति थई रही छे एना मूळमां शांति छे, एकता छे, एने डोळी नाखे एवा कोई तत्वोने हवे माथुं ऊंचकमां नथी देवानुं भाईओ। इसीलिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि कोली समुदाय को टारगेट किया जाए। ठाकुर का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, लेकिन सौराष्ट्र में ज्यादा नहीं है। कोली वोटर्स बीजेपी की तरफ आते दिख रहे हैं। इस बार कोली नाराज न हो, इसलिए पुरुषोत्तम सोलंकी, जो बहुत बड़े कोली नेता हैं, उनकी तबीयत ठीक न होने के बावजूद बीजेपी ने उनका टिकट नहीं काटा। यानी अगर बीजेपी को पाटीदार वोटर्स के साथ साथ कोली भी मिल गए तो रिकॉर्ड बनेगा। मोदी जानते हैं कि सौराष्ट्र की वैल्यू क्या है। उन्हें पता है कि टारगेट 150 पार करना है तो सौराष्ट्र पर फतह करना ही होगा। इस रीजन में बीजेपी के काम से लोग बहुत खुश हैं और खुशी की सबसे बड़ी वजह है पानी। मोदी ने सौराष्ट्र को पानी दिया और इस बार यह गेम चेंजर साबित होगा। सौराष्ट्र में 100% स्ट्राइक रेट का मतलब होगा 35 से ज्यादा सीट। यह मोदी के प्रचार का ही असर है कि सौराष्ट्र में अब की बार बीजेपी की 9 से 10 सीट बढ़ने जा रही है और बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट फेज में उसे 33 से 34 सीट मिल सकती है। मोदी का गणित बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो एक ऐसी पिच पर खेल रहे हैं जहां उनके विरोधी भी खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। रविवार को मोदी सूरत में थे तो सोमवार को केजरीवाल ने सूरत की सड़कों पर भीड़ इकट्ठा कर दी। कांग्रेस भी पर्दे के पीछे से अपना हिसाब किताब कर रही है, लेकिन मोदी ने सौराष्ट्र के वोटर्स को बता दिया कि कौन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलकर जीत की फिराक में है। कांग्रेस पार्टी ની આખી મૂળભૂત વિચારા કે ભાગલા પાડોને રાજકારો ગમે તેમ કરીને લોકોને આમને સામને કરી રાખો જેથી કરીને પોતાનું બધું ગાડું ચાલે। ઘર મરો કન્યા મરો પણ ઘર મારાનું તરફાણું ભરો। આ કોંગ્રેસની ચાલાકી હતી અને એના કારણે એક જમાનો હતો જ્યારે ગુજરાત અલગ નહોતું થયું, મરાઠા અને ગુજરાતીઓને લડાવવાનું કામ કોંગ્રેસ કરતી હતી। ગુજરાત બન્યું તો કાઠિયાવાડ અને ગુજરાત એને લડાવવાનું કામ, કચ્છ અને ગુજરાતને લડાવવાનું કામ, ફલાણી જાતિ ઢીકણી જાતિ જોડે લડે, પેલી જાતિ જોડે લડે, આ સંપ્રદાય પેલા સંપ્રદાય જોડે લડે, પેલો સંપ્રદાય આ સંપ્રદાય જોડે લડે। आज पाप કર્યા અને એનું નુકસાન ગુજરાતને ભારો ભાર ઉઠાવવું પડ્યું। परंतु गुजरातना लोग जागृत था, समझदार था, यह खेल समझी गया। मैसेज क्लियर है, मोदी वाला वोट एकजुट, जात के नाम पर न हो कोई टूट। सौराष्ट्र से यही है मोदी की गुजरात में जीत वाली स्क्रिप्ट। अब दूसरा खेमा देखिए। मोदी के सारे दुश्मन नतीजों से पहले ही भारी मार्जिन से जीत का ढिंडोरा पीट रहे हैं। केजरीवाल चिट्ठी खेल रहे हैं, हस्ताक्षर के साथ जीत वाली भविष्यवाणी कर रहे हैं। 92 सीट बार बार यही रिपीट कर रहे हैं। गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक, भारी मार्जिन से। लिख के दे देते हैं, वो लिख के दे देते हैं। 3 लिखे हैं मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तीनों जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, मैंने इतना लिख के दिया। 92 से ऊपर आ रही हैं।
पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल पिछले 24 घंटों से ज्योतिषाचार्य की भूमिका में हैं। कैमरा ऑन होते ही कागज पेन निकालकर लिखने बैठ जाते हैं, तो कभी तख्ता पलट वाला नारा लगाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में चोरी चोरी चुपके चुपके मैसेज भेजो को कहने लगते हैं और अपनी पार्टी के लिए एक नई थ्योरी देते हैं। 3 लिखे मैंने। देश के अंदर नया माल आया अभी, आम आदमी पार्टी। ये लोग कहते हैं डबल इंजन। अरे डबल इंजन को जंग लग गया, आप फेंको डबल इंजन उठा के। अब मार्केट में नया इंजन आया है। मैं जानता हूं कि ये बहुत धमकी देते हैं, इसलिए आपके लिए खुल के सामने आना बड़ा मुश्किल है। आप इतनी भारी तादाद में आ गए, मैं सलाम करता हूं आप लोगों को। नहीं तो आदमी को डर लगा रहता है, ये वीडियो खींच के कभी उनके पास ना चला जाए, वीडियो खींच के कभी हमको तंग ना करें। चिंता मत करना, सब कुछ बदलने वाला है। हमारी सरकार आ रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। चिंता मत करना, बस 10 दिन और रह गए। 10 दिन के बाद तख्ता पलट रहा है इनका। लेकिन 10 दिन के लिए भी आपको खुल के आने की जरूरत नहीं है। अंदर ही अंदर इनकी कब्र खोद दो। अपने सारे जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सारे ग्रुप्स के अंदर डाल दो बदलाव, परिवर्तन, सब समझ जाएंगे। परिवर्तन मतलब आम आदमी पार्टी, परिवर्तन मतलब आम आदमी पार्टी। सब अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो परिवर्तन। 10 दिन रह गए बस। कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी की ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। आपकी जमानत जब्त होगी वाली लाइन लेंथ पकड़ लेते हैं। मजेदार बात यह है कि राउंड 1 की वोटिंग से ठीक पहले विरोधी आपस में ही तू मैं कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, जबकि राजनीति शास्त्र में माहिर मोदी गुजरात की एक सीट का जातिगत वोट बैंक का सारा समीकरण पहले से ही सेट कर चुके हैं। सौराष्ट्र रीजन की 54 सीटों को साथ कर गुजरात ही नहीं 24 में जीत वाली पटकथा अभी से लॉन्च कर चुके हैं। राहुल गांधी के पॉलिटिक्स की बात करें, अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, गुजरात में चुनाव चल रहा है, राजनीति का सबसे बड़ा खेल चुनाव होता है। खेल के संदर्भ में अगर इसको कैसे व्याख्या करना चाहिए? राहुल जी इज अ नॉन प्लेइंग कैप्टन। टेनिस में होता है ना नॉन प्लेइंग कैप्टन। सो राहुल जी विल हमेशा ही विल पैड अप और ड्रेस करेगा, ग्लव्स पहनेगा, हेलमेट पहनेगा, लेकिन ही विल बी इन द ड्रेसिंग रूम, वो क्रीज में नहीं आएगा। ये बीजेपी को सूट करता है या आप लोग चाहते हैं कि देखिए, ये मुझको सूट करे ना करे, ये कांग्रेस के लिए एक दुख का बात है कि यू विल ऑलवेज गेट ए नॉन प्लेइंग कैप्टन। आपका पास कभी प्लेइंग कैप्टन नहीं रहेगा। एक चीज अरविंद केजरीवाल की बात करें, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में, आप भी वहाँ कैंपेन कर रहे थे। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी बहुत दावा कर रही है कि सर्वे में हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। देखिए, अगर वो सर्वे सत्येंद्र जैन का कमरा में हुआ है, अगर वो सर्वे कोई दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक का अंदर में हुआ है, तो वो राय हो सकता है। लेकिन अगर वो सर्वे कोई एम्स में हुआ होगा, कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ होगा, अगर वो सर्वे दिल्ली और गुजरात का धरती में हुआ होगा, तब तो बीजेपी को ही दिखाई देगा। आखिर में एक सवाल, ये चुनाव सिर्फ गुजरात विधानसभा चुनाव है या 2024 इसको जोड़ के देखते हैं? इमीडिएटली आफ्टर गुजरात the stage for 2024 election will be set. गुजरात देश को दिशा दिखाता है। ये गुजरात चुनाव से ही एक माहौल बनेगा देश में कि मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन नॉट विथ 300 प्लस बट विथ 400 प्लस। कितनी सीटें इस विधानसभा चुनाव में उम्मीद कर रहे हैं? मैं तो गुजरात में तो मेरा वोटाधिकार नहीं है, लेकिन घूमते घूमते जो माहौल देखा 150। दिल्ली में आज एक और टुकड़े टुकड़े की खबर आई। इस बार टुकड़े करने वालों में पत्नी शामिल थी, सौतेला बेटा शामिल था, और इस बार भी लाश के टुकड़े फ्रिज में रखे गए। अलग अलग दिनों पर जाकर 10 टुकड़ों को नाली में बहा दिया गया। सब कुछ हूबहू वैसा ही जैसा आफताब ने श्रद्धा के साथ किया। सेम पैटर्न, सेम आइडिया, और बॉडी को डंप करने का तरीका भी वही। श्रद्धा की हत्या की तरह यहां भी 6 महीने तक किसी को हत्या के बारे में पता ही नहीं चला। यह हत्या भी मई में ही हुई थी। श्रद्धा का कत्ल 18 मई को मेहरौली में हुआ था। यह मर्डर उसी महीने पांडव नगर में किया गया था। अंतर 12 दिनों का था। यह वारदात 30 मई की है। अवैध संबंधों से शुरू हुई यह दास्तान बेहद उलझी हुई है, जिसका अंजाम हुआ अंजन दास की हत्या। देखिए पूरी खबर।
6 महीने पहले हुई हत्या सीसीटीवी की इन तस्वीरों से उजागर हो गई। 30 मई को ही त्रिलोकपुरी में रहने वाले अंजन दास की हत्या कर दी गई। शव को 10 टुकड़े कर दिए, लेकिन 6 महीने तक किसी को कुछ पता ही नहीं चला। दरअसल 5 जून को पांडवनगर पुलिस को शव के टुकड़े मिले। शव के टुकड़े 5 से 6 दिन तक लगातार मिलते रहे। पुलिस को अब तक 6 टुकड़े मिले हैं, इसमें सिर भी है। पांडवनगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई, लेकिन पुलिस केस में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। फिर इस केस की जांच क्राइम ब्रांच करने लगी। क्राइम ब्रांच को भी केस सॉल्व करने में काफी वक्त लग गया। जांच के दौरान ही क्राइम ब्रांच को पता चला कि अंजन दास नाम का एक शख्स पिछले कई महीनों से दिखाई नहीं दे रहा और ना ही उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। पुलिस ने अंजन दास की पत्नी पूनम और उसके बेटे दीपक को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान क्राइम ब्रांच को कुछ शक हुआ, जिसके बाद पूनम और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। बॉडी का किसकी थी, यही सबसे बड़ा चैलेंज था और ये 6 महीने तक यही सॉल्व नहीं हो पा रहा था कि बॉडी किसकी है, क्योंकि टुकड़े थे और वो जो खोपड़ी थी वो भी इस तरह से डिकम्पोज थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। तो उसको चैलेंज लेके हमने इस पे काम किया। पहले टेक्निकल सर्विलेंस की, सीडीआर एनालिसिस किया, कुछ नहीं निकल के आया। फिर हमने मिसिंग पे फोकस किया। थाने में कौन आदमी गायब है, कौन नहीं मिल रहा है, उससे भी कुछ नहीं निकला। पास के थाने मंडावली, मधु विहार, पतपड़गंज, सब जगह हमने छानबीन की। और जब धीरे धीरे हम दायरा बढ़ाते गए, आसपास के डिस्ट्रिक्ट करते, फिर हमारे पास पता चला कि क्राइम ब्रांच जब इतनी इसकी छानबीन करी है तो एक किसी ने कहा कि ये भी देख लो आप कि अंजन दास नहीं दिख रहा है बहुत दिन से। अंजन दास कौन है ये भी नहीं पता था। कल्याणपुरी में पता चला कि अंजन दास पूनम और दीपक के साथ रहता था। पूनम दीपक से पूछा, इन्होंने कहा वो तो शराबी था, पता नहीं कहाँ चला गया, हमें कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। जब यहाँ पे फिर हमें लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई है। अब ये कह रहे हैं वो तो ऐसे ही घूमता रहता, पता नहीं पहले भी चला जाता था। आरोपी पूनम और दीपक की बातों में क्राइम ब्रांच को विरोधाभास नजर आया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने इलाके की सीसीटीवी तस्वीरों को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद तस्वीरों में एक लड़का और एक महिला पोटली में कुछ झाड़ियों में ले जाते दिखे। पुलिस ने वीडियो को बार बार देखा, फिर त्रिलोकपुरी में जहां दीपक और पूनम रहते थे उस घर की तलाशी ली। क्राइम ब्रांच को वहां से वो कपड़े मिले जैसा कपड़ा आरोपी सीसीटीवी फुटेज में पहने हुए दिखाई दे रहे थे। अब दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। दिल्ली के पांडवनगर इलाके में अंजन दास मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसकी पत्नी पूनम और बेटे दीपक को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दीपक और पूनम है वो इस समय क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। जिस तरीके से 5 जून 2022 को जो बॉडी पार्ट्स पांडवनगर इलाके में पुलिस को मिले थे, उसके बाद पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही थी। लेकिन क्राइम ब्रांच को जब पता लगता है कि जो अंजन दास है वो त्रिलोकपुरी से लापता है, लेकिन कोई भी उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, उसके बाद पूनम को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, जिसके बाद पूनम इस बात को बताती है कि उसने अपने पति अंजन दास की हत्या कर दी। इसमें उसका जो बेटा है दीपक वो भी इसके अंदर शामिल था और जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो पूनम और इसके अलावा दीपक को गिरफ्तार करती है। त्रिलोकपुरी का ये वही घर है जहां अंजन दास की हत्या की गई। यही वो फ्रिज है जिसमें अंजन दास के शव के टुकड़ों को काट कर रखा गया। फिर शव के टुकड़ों को अलग अलग जगह ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। पूनम और उसके बेटे दीपक ने अंजन दास की हत्या की साजिश कई महीने से रची थी, लेकिन मौका उन्हें 30 मई को मिला। 30 मई को पूनम और दीपक ने पहले अंजन दास को शराब पिलाई, शराब में नींद की गोलियां मिला दी। अंजन दास जब शराब और नींद की गोलियों की वजह से बेसुध हो गया तो उसकी हत्या कर दी। पूनम और दीपक ने मिलकर अंजन दास के शव के 10 टुकड़े किए, शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। पूनम और दीपक रोज रात को ये टुकड़े बैग में भरकर त्रिलोकपुरी और उसके आसपास के इलाकों में फेंकने जाते थे। 5 से 6 दिन तक यह सिलसिला चला। शराब पिलाई 30 मई को अपने कमरे पे और फिर उसमें नशे या स्लीपिंग पिल जो कहते हैं, नींद की गोलियां मिला दी, जिससे ये अपने होशोहवास में नहीं रहा। फिर इसको इन्होंने उसको स्टैब जो होता है, चाकू और डैगर जो थी, इनसे इसको कई जगह जो वाइटल पार्ट्स होते हैं गर्दन के, छाती के, वहाँ पे करके मार डाला।
जब इनको लगा, इन्होंने वो देखा सांस वास सब बंद हो गई है और बिल्कुल मर चुका है, तब इन्होंने इसको छोड़ दिया बॉडी को रात भर तक कि जो खून वून है सब सूख जाए। इस तरह से बॉडी को इन्होंने जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं गया, फिर उसकी खून वगैरह की सफाई की और उसके बाद इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके और पॉलीथीन्स में रखते गए और फिर उसको बारी बारी से जाके कभी जैसे थाई जो जांग का टुकड़ा ले गए, कभी घुटने के नीचे का टुकड़ा ले गए। वो जहाँ पे इनको लगता था कि कोई आता जाता नहीं है, रामलीला मैदान के पीछे एक न्यू अशोक नगर का गंदा नाला है, वहाँ पे जाके उसको डिस्पोज करते रहे। 3-4 दिन में इन्होंने, और जो खोपड़ी थी उसको उन्होंने, ताकि वो ना मिल जाए, उसको गाड़ने की थोड़ा सा गड्ढा बना के उसको उसमें गाड़ दिया। तो कुल मिला के करीब 8-10 इन्होंने टुकड़े किए उसके, 8-10 बार इन्होंने उसको जाके अलग अलग जगह पे डाला। पूनम और दीपक से पूछताछ करने पर दोनों ने हत्या की पूरी कहानी और वजह बताई। मेरी बेटियों के साथ और बहू के साथ गलत करने की कोशिश करा। मेरी बेटियों के साथ और बहू के साथ गलत करने की कोशिश करा। पूनम को शक था कि बेटे दीपक की पत्नी और उसकी एक तलाकशुदा बेटी पर भी अंजन बुरी नजर रखता है। पूनम की ये बेटी साथ में ही रह रही थी। दुखी तो बहुत दिन से थे कि हमारे पैसे ले लेता है, शराब पीता है, कमाई नहीं करता, लेकिन जो लास्ट में जो मोटिव आया, जो मेन मोटिव मैं कह सकता हूँ, वो दीपक की जो शादी हुई कुछ दिन पहले, उसकी जो वाइफ थी उस पर ही बुरी नज़र रखने लगा, उसका प्रयास करने लगा उसके साथ गलत हरकत करने की। उससे जब दीपक को काफ़ी भड़क गया, उसने कहा अब और इसको सहन नहीं कर सकते, मैं इसका शराब पिलाऊंगा, गोली खिलाऊंगा इसको और इसको मार डालेंगे। जब सूख जाएगी बॉडी तो टुकड़े कर देंगे और तुम जो पूनम को, जो उसकी मदर थी, माँ को उसने कहा कि तुम बाहर रह के निगरानी रखो, कोई आए तो उसको इधर उधर कर दो। और बाद में बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने में भी पूनम ने दीपक के साथ मिलकर इनको ठिकाने लगाया। पूनम और दीपक इस बात से काफी गुस्सा थे। दोनों अंजन दास को रास्ते से हटाना चाहते थे और 30 मई को मौका मिला और दोनों ने मिलकर अंजन दास की हत्या कर दी। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दोनों आरोपियों का कहना है कि इस हत्याकांड से दीपक की पत्नी और पूनम की बेटी का कोई वास्ता नहीं है। उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है, लेकिन क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। अंजन दास के शव के 10 टुकड़े किए गए। पुलिस को अब तक 6 टुकड़े मिले हैं, जबकि 4 टुकड़ों की तलाश जारी है। त्रिलोकपुरी के 4 ब्लॉक से लेकर यहां तक की दूरी 200 मीटर है। ये 20 ब्लॉक है जो कि कल्याणपुरी थाने के अंदर आता है। ये पूरा ओपन एरिया है। इसके एक तरफ जहां रोड है और रोड के ठीक सामने दुकानें और रिहायशी एरिया है। यहां से डिस्टेंस अंजन दास के घर का करीबन 200 मीटर है। वहीं दूसरी तरफ यहां पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का ऑफिस है और संजय झील मेट्रो स्टेशन है। रात के वक्त ये पूरा एरिया सुनसान हो जाता है क्योंकि ये ओपन फील्ड है। यहाँ पे कुछ मजदूर जरूर रहते हैं, लेकिन आवाजाही चाहे दोपहर की हो या दिन में हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर मौजूदगी उनकी होती है। लेकिन कब कौन आता है इसका पता करना बेहद मुश्किल है। ये मेन रोड जो कि 200 मीटर की दूरी पर है अंजन दास के घर पर, और इस स्पॉट से जहां पर अंजन दास के शरीर को अलग अलग टुकड़ों में फेंका गया, वहां से पुलिस चौकी की दूरी महज 30 मीटर है। यहां पर स्थानीय लोग हैं जो कि ठीक सामने रहते हैं। क्या नाम है आपका? जी विशाल। विशाल, ये जो लोकेशन है ये यहाँ पर क्या होता है और आपने सीसीटीवी देखा, इसी जगह का है वो? हाँ जी, इसी जगह का सीसीटीवी है सर। एक्चुअली उस वाले मकान के सामने लगा हुआ था सीसीटीवी, वो उसे उतार के ले गए हैं पुलिस वाले। ये घटना तो पहले की है, बट अब इस पे एक्शन लिया जा रहा है। और रात के टाइम थोड़ा सुनसान हो जाता है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे डेड बॉडी को डाला गया था। क्राइम ब्रांच की टीम अंजन दास के बाकी पार्ट्स की तलाश कर रही है, तो वहीं पुलिस को जो टुकड़े मिले हैं उनकी डीएनए जांच की कोशिश हो रही है। इसके लिए पुलिस बिहार में अंजन दास के घर वालों से संपर्क में है। अंजन दास बिहार का रहने वाला था और पहले से शादीशुदा है और उसके 8 बच्चे हैं। पूनम भी बिहार की रहने वाली है। पूनम की शादी बेहद कम उम्र में सुखदेव तिवारी नाम के शख्स से हुई थी। सुखदेव तिवारी बिहार से दिल्ली आ गया। काफी दिनों तक सुखदेव तिवारी जब दिल्ली से बिहार नहीं गया तो पूनम भी दिल्ली आ गई। दिल्ली में पूनम को सुखदेव तिवारी नहीं मिला, लेकिन पूनम की मुलाकात कल्लू से हो गई। कल्लू से ही पूनम के 3 बच्चे हैं। दीपक भी कल्लू का बेटा है। कल्लू की मौत लीवर फेल होने की वजह से हो गई। फिर पूनम को अंजन दास मिल गया और दोनों साथ रहने लगे।
अब जो दीपक है वो इनका असली पुत्र नहीं है, अंजन दास का फोस्टर सन कह सकते हैं। जो पूनम की जो कहानी है वो बिहार से शुरू होती है। जब ये मात्र 13-14 साल की थी तो एक सुखदेव तिवारी से इसका विवाह कर दिया गया था और सुखदेव तिवारी इसको छोड़ के, वहाँ एक बच्ची भी होगी थी इससे, वो आ गया दिल्ली रहने के लिए और दिल्ली में आने के बाद इसने इससे संपर्क तोड़ दिया। तो ये वहाँ से ढूंढती हुई आई सुखदेव तिवारी को। सुखदेव तिवारी इसको कहीं नहीं मिला और इसको कल्लू टकरा गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।